हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैं जुड़ गया हूं आपके सेशन के साथ। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको जो है बिहार के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को यहां पर कराने वाला हूं डिटेल डिस्कशन के साथ। तो आप लोग इस सेशन में ज़रूर ज्वाइन करना मेरे भाइयों। और चलिए, मैं यहां पर आपको कंप्लीट डिटेल डिस्कशन के साथ यहां पर बिहार के डिफरेंट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन का यहां पर डिटेल डिस्कशन करा देता हूं। तो भाई, मेरे चैनल को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे इस चैनल को ज़रूर करेंगे। और ये सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करेंगे एंड कमेंट करेंगे अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो। और भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं आपके लिए और बेटर से बेटर यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए, हम लोग शुरुआत कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध निर्भर करता है। तो भाई, प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस है वो निर्भर किस पे करता है, डिपेंड किस पर करता है, बता दो। तो भाई, जो आपका रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है किसके, लंबाई पर, प्रतिरोधकता पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो, प्रतिरोध जो निर्भर करता है वो लंबाई पर भी करता है, प्रतिरोधकता पर भी करता है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी करता है। मतलब तीनों के तीनों इसके लिए यहां पर करेक्ट हो जाते हैं। तो प्रतिरोध डिपेंड किस पर करेगा, तो लंबाई पर, प्रतिरोधकता पर, रेजिस्टिविटी पर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। अगर रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करी जाए तो यूनिट जो है भाई रेजिस्टेंस का वो है ओम। क्या है रेजिस्टेंस, क्या है यूनिट का, यूनिट क्या है भाई रेजिस्टेंस का, तो ओम है इसका यूनिट, याद रख लीजिएगा। अगर वहीं आपसे रेजिस्टिविटी की बात कर ली जाए, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, अगर प्रतिरोधकता का यूनिट पूछ ले तो ओम मीटर याद रखिएगा, ओम मीटर इंपॉर्टेंट है, कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता का यूनिट क्या है तो ओम मीटर, और अगर पूछ ले रेजिस्टेंस प्रतिरोध का यूनिट क्या है तो ओम याद रखना है। ओके फ्रेंड। और अगर रेजिस्टिविटी पूछ ले कि डिपेंड किस पर करता है, तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करता है। किसके, तो कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता है आपका रेजिस्टिविटी। ये दो पॉइंट आपको यहां पर इससे जुड़ा हुआ याद रख लेना है। तो किस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और मटेरियल के कंडक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रख लेना है, कॉपी में अपने जरूर लिख लेना है। प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो भाई अभी मैंने बता रखा है प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी का मात्रक क्या हो जाता है, तो ओम नहीं है भाई, ओम मीटर इसका करेक्ट होने वाला है। ओम तो आपका किसका है, ओम मात्रक है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का जिसे प्रतिरोध कहा जाता है, रेजिस्टेंस का मात्रक है ओम। सबसे अधिक घर्षण होता है, तो भाई अगर पूछ ले कि सबसे अधिक घर्षण फ्रिक्शन किसमें होता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो सबसे अधिक फ्रिक्शन जो होता है वो किसमें, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है भाई। सबसे अधिक घर्षण किस पे होता है, तो स्टैटिक, बिल्कुल स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे अधिक घर्षण होता है। स्थैतिक फ्रिक्शन को ही स्थैतिक, आप लोग क्या कह सकते हो भाई, स्थैतिक घर्षण कह सकते हो इसे, स्थैतिक घर्षण। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे अधिक घर्षण होता है। और अगर सबसे कम घर्षण पूछ ले तो वो भाई रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम घर्षण होता है। सबसे कम फ्रिक्शन किसमें होता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम घर्षण होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे कम फ्रिक्शन किसमें होता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम घर्षण होता है। सबसे ज्यादा घर्षण जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है, याद रख लियो आप लोग। देखो, मैं यहां पर आपको अभी बता देता हूं आपके कि किसमें सबसे ज्यादा होता है और किसमें सबसे कम। अगर बात करी जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा जो है घर्षण होता है। ठीक है, उसके बाद अगर पूछ ले तो काइनेटिक फ्रिक्शन में उससे कम घर्षण होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर उसी को स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है। काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन में उससे कम घर्षण होता है। अगर फिर उससे भी कम पूछ ले तो रोलिंग फ्रिक्शन में भाई, रोलिंग फ्रिक्शन में भी सबसे कम फ्रिक्शन होता है। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, तो सबसे कम फ्रिक्शन होता है, इसको याद रख लीजिएगा। तो सबसे अधिक फ्रिक्शन स्टैटिक में, उससे कम काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन में। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। यहां पर ऊर्जा सबसे अधिक होता है, तो भाई ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होता है, लाल प्रकाश में, नीला प्रकाश में, पीला प्रकाश में या सफेद प्रकाश में। तो भाई ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होता है, ये पूछा है आपसे ना। तो ऊर्जा अगर पूछ ले सबसे अधिक, तो वो लाल प्रकाश नहीं, नीला प्रकाश में ऊर्जा जो है सबसे अधिक होता है। देखो, एक चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जिसका भाई वेवलेंथ ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, वेवलेंथ जिसका ज्यादा होता है, वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा उसका जो है ऊर्जा कम होगा। क्या होगा, एनर्जी जो है वो क्या होगा, तो कम होगा। जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका एनर्जी कम
और जो डेविएशन होता है वो भी कम, डेविएशन विचलन जिसे कहते हो, डेविएशन भी क्या होता है, कम होता है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका एनर्जी और डेविएशन कम होगा हमेशा, इस बात को ध्यान में रख लेना। अब यहां पर देख लो, जैसे कि आपका हो जाता है विविग्योर, VIBGYOR। अगर विविग्योर की बात करी जाए भाई, तो विविग्योर यहाँ कलर का नाम है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड वाई रेड हो जाता है। तो देखो अगर विविग्योर की बात करी जाए तो सबसे अधिक अगर वेवलेंथ पूछ ले कि किस कलर का है सबसे अधिक वेवलेंथ, तो भाई वेवलेंथ जो है रेड का सबसे ज्यादा है। किसका ज्यादा है, तो वेवलेंथ जो है रेड का सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ रेड का सबसे ज्यादा है। और डेविएशन सबसे कम पूछ ले तो डेविएशन रेड का सबसे कम है। डेविएशन किसका सबसे कम है, विचलन, तो डेविएशन रेड का सबसे कम है। विचलन सबसे कम, डेविएशन सबसे कम रेड का, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड का। तो याद रखिएगा वेवलेंथ जिसका सबसे ज्यादा होता है उसका डेविएशन सबसे कम होता है, अपने दिमाग में सेट कर लो अभी। अगर विविग्योर की बात करी जाए तो विविग्योर का भाई वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ सबसे कम होता है। वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ सबसे कम होता है, और जिसका वेवलेंथ सबसे कम तो उसका डेविएशन सबसे ज्यादा। जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसका डेविएशन क्या होगा, विचलन सबसे ज्यादा होता है। अब जैसे मैं यहां पर आपको बता देता हूं, जब विविग्योर आप लोग लिखते हो भाई, तो देखो जब नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे ना, तो वेवलेंथ आपका बढ़ जाएगा। क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ता है। वेवलेंथ जब नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ जो है भाई वो बढ़ता है। क्या होता है, तो वेवलेंथ बढ़ता है। नीचे से ऊपर जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, और जब ऊपर से नीचे आओगे, मान लो कि आप वायलेट से आप रेड की तरफ जा रहे हो तो वेवलेंथ बढ़ता है। लेकिन जब आप लोग रेड से वायलेट की तरफ आओगे तो डेविएशन बढ़ेगा। क्या होगा, डेविएशन क्या होगा, तो डेविएशन बढ़ेगा। इसको याद रख लीजिएगा, डेविएशन बढ़ेगा। जब आप लोग नीचे की तरफ आओगे तो डेविएशन बढ़ेगा, और डेविएशन के साथ साथ भाई एनर्जी भी बढ़ता है। एनर्जी भी क्या होता है, तो वो बढ़ता है। ठीक है, जब नीचे की तरफ आओगे तो डेविएशन के साथ साथ क्या, तो एनर्जी भी बढ़ता है। इस बात को भी ध्यान में आप लोग जरूर रख लीजिएगा मेरे भाई। तो आई होप कि आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि नीचे से ऊपर जाने पर वेवलेंथ बढ़ता है और डेविएशन कम होता है, एनर्जी कम होता है। ध्यान में रखिएगा, जब आप लोग वायलेट से रेड की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ ज्यादा होगा और डेविएशन और एनर्जी वो कम हो जाएगा। बस सिंपल सा यही बात याद रख लेना है आपको। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, तो भाई भारत का सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो की बात करी गई है तो नरकोंडम आइलैंड है, वेरन आइलैंड है, पश्चिमी घाट है, या विशुवियस है। तो देखो भारत का सक्रिय अगर पूछ ले एक्टिव वोल्केनो तो भाई वो वेरन आइलैंड है। वेरन आइलैंड है जो कि आपके अंडमान निकोबार में है। कहां पर है, अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार आइलैंड में है। अंडमान निकोबार आइलैंड में है। निकोबार आइलैंड में है आपका बेरन आइलैंड। अगर आपसे पूछ ले भाई भारत का विलुप्त या शांत ज्वालामुखी पूछ ले तो वो नरकंडोम आइलैंड हो जाता है। क्या होता है, तो भारत का शांत ज्वालामुखी अगर पूछ ले, भारत का विलुप्त या शांत ज्वालामुखी क्या है, तो नरकंडोम आइलैंड है। ठीक है, ज्वालामुखी, तो भारत का विलुप्त या शांत ज्वालामुखी नरकंडोम आइलैंड याद रख लीजिएगा। अगर विशुवियस की बात करी जाए तो विशुवियस एक जो है एक्टिव वोल्केनो है जो कि इटली में है आपका। विशुवियस एक एक्टिव वोल्केनो है जो कि आपका इटली में है। एक्टिव वोल्केनो से मैं एक और नाम बता देता हूं आपको। एक्टिव वोल्केनो से एक तो विशुवियस याद रख लेना इटली में, और एक याद रख लेना एस्ट्रमबोली। एस्ट्रमबोली जो है आपके, ये भी इटली में है। एस्ट्रमबोली भी इटली में है, एक्टिव वोल्केनो है। और एक मेयोन याद रख लीजिएगा, मेयोन जो कि आपके फिलीपींस में है, ये भी एक क्या है, तो एक्टिव वोल्केनो है। मेयोन फिलीपींस में, ये भी एक एक्टिव वोल्केनो है, याद रख लेना है। लदांग स्थानांतरित कृषि की जाती है, तो भाई जो स्थानांतरित कृषि से जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां से एक क्वेश्चन आपके लिए फिक्स हो जाता है आपके एग्जाम में। तो स्थानांतरित कृषि भाई शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की बात करी गई है। तो देखो लदांग एक टाइप का स्थानांतरित कृषि है जो कहां पर होता है, तो मैक्सिको, तो बिल्कुल करेक्ट है। लदांग जो है, मैक्सिको नहीं भाई, लदांग कहां होगा, बांग्लादेश में नहीं, मलेशिया में होता है लदांग कहां पर, तो एक स्थानांतरित कृषि है जो कि मलेशिया में करा जाता है। अगर मैक्सिको की बात करी जाए तो मैक्सिको में कौन सा कृषि देखने को मिलता है भाई स्थानांतरित, तो मैक्सिको में मिलता है मिल्पा जो एक स्थानांतरित कृषि है जो कि मैक्सिको में होता है। बांग्लादेश से याद रख लीजिएगा चेना टाइप का कृषि, चेना जो स्थानांतरित कृषि है वो बांग्लादेश में होता है। और ब्राजील से याद रख लेना भाई, ब्राजील से रोका जो होता है, रोका स्थानांतरित कृषि वो ब्राजील में होता है। अगर आपसे पूछ ले कि टांगिया कहां पर होता है, टांगिया होता है कहां पर, तो टांगिया जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है वो
म्यांमार में हो जाएगा। कहां पर? तो म्यांमार में हो जाता है टांगिया। टांगिया म्यांमार में। अगर भाई टमटाई पूछ ले, टमटाई, तो टमटाई भी आप लोग याद रख लीजिएगा थाईलैंड में। कहां पर? तो थाईलैंड में आप लोग टमटाई याद रख लीजिएगा। थाईलैंड में टमटाई याद रख लीजिएगा। थाईलैंड में टमटाई, थाईलैंड में। अगर भाई पूछ ले आपसे, और अगर पूछ ले कि मिल्पा कहाँ पर होता है, तो मेक्सिको याद रख लीजिएगा आप लोग। ओके। अगर आपसे पूछ ले कि माशोले कहाँ पर होता है, माशोले, माशोले, माशोले याद रख लीजिएगा आप लोग, मध्य अफ्रीका में। कहाँ पर? तो मध्य अफ्रीका में जो है माशोले होता है, माशोले। ओके फ्रेंड्स। सात बहनों के राज्य में शामिल नहीं है, तो सात बहनों के राज्य, सेवन सिस्टर में कौन शामिल नहीं है, यहां पर पूछ रखा है। तो अरुणाचल प्रदेश ये तो शामिल है भाई, नागालैंड भी शामिल है, आपका ओडिशा जो है ये शामिल नहीं है सात बहनों के राज्य, मतलब करेक्ट ही है ये। मिजोरम भी शामिल है। तो देख लो सात बहनों के राज्य में कौन कौन सा शामिल है, स्टेट में बता देता हूं। आपका पहला याद रख लेना एपी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट याद रख लेना नागालैंड, नागालैंड। नेक्स्ट याद रखना है नागालैंड। उसके बाद याद रख लीजिएगा मणिपुर, मणिपुर। फिर याद रख लेना मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम। उसके बाद याद रख लेना असम। क्या याद रख लोगे? असम। उसके बाद याद रख लेना त्रिपुरा, त्रिपुरा। और उसके बाद याद रख लेना मेघालय, मेघालय। तो ये सात राज्य हो गए आपके, सेवन सिस्टर हो गए। आंध्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा एंड मेघालय। ओके फ्रेंड्स। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो भाई भारत का संपूर्ण एरिया क्या है वो पूछा है आपसे। तो 32,87,263 यही करेक्ट होने वाला है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है भारत का टोटल एरिया है। अगर क्षेत्रफल में भारत का रैंक पूछा जाए तो ये 7वें रैंक पर है भारत। ठीक है। तो क्षेत्रफल में भारत कितने रैंक पर? तो 7वें रैंक पर है। अगर फर्स्ट में पूछ ले कि क्षेत्रफल पर कौन है, तो भाई रूस है आपका। कौन है? तो क्षेत्रफल में फर्स्ट में कौन आता है? रूस आता है। अगर भाई जनसंख्या में पूछ ले कि पॉपुलेशन में फर्स्ट नंबर पर कौन है, पॉपुलेशन में, तो पॉपुलेशन में भारत का रैंक क्या है? तो फर्स्ट है। पॉपुलेशन में भारत का रैंक फर्स्ट एंड एरिया में भारत का रैंक 7th है। ओके। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, भाई तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, या फिर इसी को दे देगा प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिणी भारत या प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोनों में से कुछ भी दे सकता है। दक्षिणी भारत भी दे सकता है या प्रायद्वीप भारत भी दे सकता है। तो दक्षिणी भारत या प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भाई अनाईमुड़ी। तो बिल्कुल करेक्ट है अनाईमुड़ी, जो कि आपके केरल में स्थित है। अनाईमुड़ी केरल में स्थित है आपका अनाईमुड़ी। ये दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर महेंद्रगिरी की बात करी जाए तो भाई ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है आपका महेंद्रगिरी, जो कि आपके ओडिशा में स्थित है। कहां पर है? ओडिशा में ये सिचुएटेड है भाई आपका महेंद्रगिरी। ओके, याद रख लीजिएगा आप लोग। अमेरिका का खोज किसने किया? तो भाई अमेरिका का खोज किसने करा था? तो कोलंबस ने। तो बिल्कुल करेक्ट है जो है आपका भाई। तो कोलंबस ने जो है अमेरिका का खोज करा है। एंड ये इसका अमेरिका का नाम किसने रखा था? तो भाई नाम जो है अमेरिगो वेस्पूची ने अमेरिका का नाम अमेरिका रखा था। अमेरिगो वेस्पूची ने अमेरिका का नाम अमेरिका रखा था, याद रख लीजिएगा। और ये अमेरिका का खोज कब करा गया है? तो कोलंबस के द्वारा 1492 में करा गया है। 1492 में करा गया है। बार्सिलोमियो डियाज ने क्या करा है भाई? डियाज ने क्या करा था? तो केप ऑफ गुड होप की खोज करी है। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप की खोज करी है बार्थोलोमियो डियाज ने। इसी केप ऑफ गुड होप के रास्ते जो है वास्को डिगामा भारत आए थे। इसी केप ऑफ गुड होप के रास्ते जो है वास्को डिगामा भारत आए थे और उन्होंने भारत की खोज करी थी वास्को डिगामा ने। तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत कौन आया था भाई? तो वास्को डिगामा आया था और बार्थोलोमियो डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज करी है। इसको भी याद रख लीजिएगा। जीटी रोड किसने बनवाया? तो जीटी रोड ऑकलैंड ने, शेरशाह सूरी ने। तो भाई शेरशाह सूरी ने जीटी ग्रांट एंड ट्रंक रोड बनाया था। ग्रांट एंड ट्रंक रोड भाई आपके शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगर जीटी रोड के मरम्मत की बात करी जाए तो मरम्मत जो है ऑकलैंड ने कराया था। मरम्मत तो मरम्मत किसने कराया है? तो ऑकलैंड ने मरम्मत करवाया था जीटी रोड का, बनाया था शेरशाह सूरी ने, याद रखना है। दास प्रथा का अंत किसने किया? तो दास प्रथा का अंत जो किया है वो कर्जन नहीं, एलन बरो ने भाई दास प्रथा का अंत किया है। और देखो दास प्रथा ने ही रविवार के दिन छुट्टी की शुरुआत करी है। रविवार के दिन क्या किया है? तो छुट्टी का शुरुआत किसके टाइम पर हुआ है? तो रविवार के दिन जो है छुट्टी का जो स्टार्टिंग हुआ है वो एलन बरो के ही टाइम पर हुआ है।
इसी के टाइम पर जो है पहला जो है आंग्ल अफगान युद्ध का अंत हुआ था। आंग्ल अफगान युद्ध का क्या हुआ था? तो अंत हुआ था। आंग्ल अफगान युद्ध क्या हुआ था? तो खत्म हुआ था, अंत हुआ था, अंत हुआ था। ठीक है, इसी के समय पर ही एलन बरो के साइन पर ही सिंध पर कब्जा किया गया था। सिंध पर कब्जा किया गया था एलन बरो के ही टाइम पर करा गया था, याद रख लीजिएगा। इसी के टाइम पर जो है भाई सिंध का विलय भी हुआ है। सिंध का विलय हुआ है अंग्रेज में। ठीक है, तो सिंध का विलय भी हुआ है अंग्रेजों में 1843 में एलन बरो के टाइम पर। मिंटो से याद रख लीजिएगा भाई, राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो को जो है पाकिस्तान का जन्मदाता कहा था। राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो को जो है वो जन्मदाता कहा था पाकिस्तान का। ठीक है, याद रख लेना है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो पूछ रखा है आपसे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो वो 1833 चार्टर एक्ट के तहत, तो बिल्कुल यही करेक्ट है। 1833 चार्टर एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, और बंगाल के गवर्नर जनरल को खत्म करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और इसी चार्टर एक्ट के तहत ही ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को भी समाप्त किया गया था, याद रख लेना है। सती प्रथा का अंत किसने किया? तो भाई सती प्रथा का अंत जो है किया है किसने? कर्जन ने नहीं, डफरी ने नहीं, वेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने करा था। राजा राम मोहन राय के प्रयास से करा था। राजा राम मोहन राय के प्रयास से करा था सती प्रथा का अंत। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब करा है अंत? तो 1829 में करा है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंत सती प्रथा का। बेंटिक से एक बात और याद रख लीजिएगा, इन्होंने जो है भाई आपके ठगी प्रथा का भी अंत किया था। ठगी प्रथा का भी अंत किया था इन्होंने 1830 में। उसके बाद इन्होंने जो है भाई शिशु वध का भी अंत करा है। शिशु वध का भी अंत इन्होंने करा था अंत। और ये शिशु वध का अंत कब करा है? तो 1833 में शिशु वध का अंत करा है इन्होंने। ठीक है, याद रख लीजिएगा। इन्हीं के टाइम पर जो है 1835 में पहला मेडिकल कॉलेज खुला था। क्या खुला था? तो फर्स्ट मेडिकल कॉलेज खुला था आपके कोलकाता में। मेडिकल कॉलेज खुला था कहां पर? तो कोलकाता में खुला था। ठीक है, याद रख लेना है ये चार बातों को आप लोगों को। और एक बात याद रख लेना, ये विलियम बेंटिक ही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे। और इन्होंने जो है भाई ठगी सती प्रथा का अंत किया, ठगी प्रथा का अंत किया 1830 में, शिशु वध का अंत किया 1833 में, याद रख लीजिएगा आप लोग। फ्यूज बना होता है, तो भाई फ्यूज जो बना होता है लेड कॉपर का नहीं, लेड कॉपर और टीन का जो है भाई वो फ्यूज बना होता है। फ्यूज जो बना होगा वो लेड कॉपर एंड टीन का बना होगा। और देखो फ्यूज का मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूं। तो देखो फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा भाई? तो लो होगा, कम होगा। ठीक है, और फ्यूज का जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो क्या होता है? तो हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई। जिसके वजह से क्या होगा भाई? देखो इसके वजह से होता क्या है, जब भी अगर ज्यादा करंट फ्लो होगा तो आपके एप्लियंस को जो है ये फ्यूज बचा देता है, क्योंकि जो इसमें फ्यूज जो होता है वो आपका जल जाता है और इसकी वजह से जो आपके घर के अप्लायंसेस होते हैं वो बच जाते हैं। तो रक्षा कर देता है फ्यूज आपके घर के अप्लायंसेस का, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और रेजिस्टेंस हाई होता है, जिसकी वजह से फ्यूज जल जाता है और आपके घर का सामान के रक्षा हो जाता है। ठीक है, अमीटर को जोड़ा जाता है, तो भाई अमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, तो बिल्कुल करेक्ट है, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, और अमीटर का यूज क्या? तो विद्युत धारा को मापने में अमीटर का यूज करा जाता है, विद्युत धारा को मापने में, और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है एमीटर को। अगर भाई समानांतर क्रम में पूछ ले तो ये वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को किसमें? तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल सीरीज में जोड़ा जाता है। और इससे वोल्ट मीटर से भाई क्या करते हैं आप लोगों को पता है? तो विभवांतर मापते हैं। ठीक है, विभवांतर नापते हैं, इससे या मापते हैं, याद रख लीजिएगा आप लोग।
नाभिक के रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करता है। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे नाभिक के रिएक्टर से एक क्वेश्चन तो फिक्स है आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन फिक्स है आपके नाभिक के रिएक्टर से आपके एग्जाम में। तो नाभिक के रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करता है, तो बोरोन नहीं भाई, भारी जल जो D2O जिसे कहते हो ड्यूटोरियम ऑक्साइड, वो जो है नाभिक के रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करता है। और जो पानी होता है, वाटर होता है, सिंपल वाटर, वो भी आपका जो है मंदक के रूप में कार्य करता है। तो नाभिक के रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन कौन सा, तो भारी जल भी काम करता है और पानी भी काम करता है, दोनों करता है। और अगर भाई इसमें पूछ ले आपसे कि कंट्रोलर के रूप में कौन काम करता है, कंट्रोलर नियंत्रक के रूप में, कंट्रोलर रिएक्शन को कम बेशी करने के रूप में कौन कार्य करता है, तो इसमें याद रख लेना कैडमियम बोरोन और ग्रेफाइट। कैडमियम बोरोन और ग्रेफाइट जो है भाई वो नाभिक के रिएक्टर में कंट्रोलर के रूप में काम करता है, नियंत्रक के रूप में काम करता है। रिएक्शन को कम बेशी करने में इसका यूज करा जाता है, कैडमियम बोरोन और ग्रेफाइट का। तो आपसे पूछा जा सकता है जो नाभिक के रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें कंट्रोलर के रूप में कौन काम करता है, तो कैडमियम भी काम करता है, बोरोन और ग्रेफाइट के 3 नाम आपको याद रख लेना है। और अगर आपसे मंदक पूछ ले, मंदक के रूप में, तो भाई मंदक, या फिर आपसे पूछ ले कि शीतलक के रूप में, मंदक भी दे दे या शीतलक भी दे दे कि ठंडा करने के लिए, तो मंदक या शीतलक के रूप में पूछ ले तो भारी जल ड्यूटोरियम ऑक्साइड और जल याद रख लीजिएगा, जो नॉर्मल वाटर होता है वो वाटर याद रख लीजिएगा, और भारी जल D2O ड्यूटोरियम ऑक्साइड याद रख लीजिएगा। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत मोटर जो है विद्युत चुंबक के प्रेरणा सिद्धांत पर काम करता है। और भाई विद्युत चुंबक प्रेरणा सिद्धांत पर जो है डायनमो भी काम करता है, डायनमो भी विद्युत चुंबक की प्रेरणा सिद्धांत पर काम करता है। और विद्युत चुंबक की प्रेरणा सिद्धांत किसने दिया था भाई, तो फेराडे ने दिया था, फेराडे। विद्युत चुंबक के प्रेरणा सिद्धांत किसने दिया है, तो फेराडे ने दिया था, याद रखना है। बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो भाई बक्सर का युद्ध 1760 नहीं 1764 में हुआ था। और कब, तो 28 अक्टूबर 1764, मंथ के साथ याद रख लीजिएगा। तो 28 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। और युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था भाई ये अंग्रेज के बीच, अंग्रेज जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उनके बीच में हुआ था। और साथ में कौन कौन थे, तो अंग्रेज, और साथ में जो दिल्ली के नवाब थे, दिल्ली नवाब शाह आलम द्वितीय। दिल्ली के नवाब कौन, तो शाह आलम द्वितीय, दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय। उसके बाद याद रख लीजिएगा अवध का नवाब, अवध का नवाब कौन था, तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला, कॉपी में लिख लीजिएगा। तो दिल्ली का नवाब शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और बंगाल का नवाब मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम। इन दोनों ग्रुप के बीच में ही युद्ध हुआ था भाई, याद रख लीजिएगा। तो बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ है, तो ब्रिटिश अंग्रेज के बीच में, और जो है दिल्ली के नवाब, अवध के नवाब और बंगाल के नवाबों के बीच में हुआ है। तो बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच, तो अंग्रेज के बीच, और दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच हुआ था। इसमें आपका क्या कहते हैं, बक्सर का युद्ध, ठीक है। और इस बक्सर के युद्ध के बाद ही भाई जो है इलाहाबाद का संधि हुआ था। बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ था, तो इलाहाबाद का संधि हुआ था। कब, तो 1765 में। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद का संधि हुआ है 1765। हालांकि इस युद्ध में जो है भाई अंग्रेज जीत गए थे, और जो आपका ये दिल्ली के नवाब, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब जो थे, ये तीन जो थे त्रिगुटी सेना जो थे, ये हार गए थे, ठीक है। तो ब्रिटिश इसमें जीता था, याद रख लीजिएगा। और इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। सर्वग्राही रक्त कौन सा है, तो भाई सर्वग्राही अगर रक्त पूछ ले आपसे कि सर्वग्राही मतलब कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछ रहा है कि सर्वग्राही, सबसे एक्सेप्ट कर ले, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो ओ हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो भाई ए बी हो जाएगा, तो ए बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए बी पॉजिटिव जो होता है वो सर्वग्राही हो जाता है, ठीक है। ए बी पॉजिटिव क्या होता है, सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। अगर यूनिवर्सल डोनर पूछ दे कि कौन सा है यूनिवर्सल डोनर, तो ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर हो जाता है। यूनिवर्सल डोनर कौन, तो ओ नेगेटिव। अगर आपसे पूछ ले भाई ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी, तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी है, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या करा है, तो ब्लड ग्रुप का खोज करा है। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज करा है। और कौन सा ब्लड ग्रुप, तो ABO ब्लड ग्रुप का खोज किया है कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है।
गैसों का विनिमय कहां पर होता है? तो वायु कोष्ठक में, बिल्कुल करेक्ट है। गैसों का जो एक्सचेंज होता है भाई, एक्सचेंज ऑफ गैस, तो कहां पर होता है? तो फेफड़ा, जो लंग्स का जो होता है वायु कोष्ठक, उसमें होता है। फेफड़ा का वायु कोष्ठक में गैस का एक्सचेंज होता है, याद रख लीजिएगा। शरीर को त्वरित ऊर्जा देता है, तो भाई शरीर को त्वरित ऊर्जा वसा नहीं, कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर को त्वरित ऊर्जा देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो भाई देखते हो आप लोग, जब आपको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है तो आप लोग कार्बोहाइड्रेट वाला चीज लेते हो जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए। जैसे कि आप ग्लूकोज ले लेते हो जिसकी वजह से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाता है। तो इंस्टेंट एनर्जी कौन देगा? तो कार्बोहाइड्रेट। और अगर सबसे ज्यादा एनर्जी पूछ ले कि कौन देगा, तो बताओ तो आप लोग, सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? तो वसा देता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देगा? तो वसा देता है, फैट देता है। और सबसे जल्दी तो कार्बोहाइड्रेट देता है। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है और मैंने यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करा रखा है, तो आप लोग पूरा कंप्लीट देखना। तो चलो फिर मैं मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।